यूनिट इंडिया। तो बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड, बिफोर इंग्लिश एंटर्ड इंडिया, एजुकेशन वाज मेनली थ्रू हिंदू एजुकेशन। संस्कृत और गुरुकुल सिस्टम था, वेदास और उपनिषद से पढ़ाई होती थी। फिर आती है मुस्लिम एजुकेशन, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज और मदरसाज में पढ़ाई होती थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल्स के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। तो यहीं से क्वेश्चन भी बन जाता है कि विच लैंग्वेज वाज ऑफिशियल लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश। पर्शियन। अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। तो वाई डिड द ब्रिटिश केम? इनिशियली फॉर ट्रेड, बिजनेस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल। इंग्लिश को स्प्रेड करने का मोटिव, इनिशियल मोटिव नहीं था, लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उनको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे या फिर ऑफिसेस का जो वर्क था उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती थी, तो उनको अपने ही इंग्लिश लोग चाहिए थे। तो वो इंग्लैंड से उनको बुलाते तो ज़्यादा खर्च हो जाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको इंडियंस को ही इंग्लिश लैंग्वेज सिखा के और इनसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम करवाया जाए। तो पहले तो उन्होंने ट्रेड लैंग्वेज बनाई, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज और फिर स्टेज 3 में एजुकेशनल लैंग्वेज। फिर आती है द ग्रेट एजुकेशनल डिबेट ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिस्ट के बीच में। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट कौन थे? इनका मानना था कि इंडियन कल्चर इज रिच, तो संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए और जो एजुकेशन है वो इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में ही देनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ओरिएंटलिस्ट है विलियम जोन्स, 1746 to 1794। He is the founder of Asiatic Society in 1784. He studied Sanskrit, Indian history, Indian law. He translated Shakuntala by Kalidas. फिर आते हैं H.T. Colebrook, 1765 to 1837. He supported Sanskrit education. He believed that Indian knowledge should be preserved. फिर आते हैं एंग्लिस्ट। इनका मानना था कि इंग्लिश, साइंस, वेस्टर्न नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंग्लिस्ट कौन है? मैकॉले, 1800 to 1859। इन्होंने मैकॉले मिनट भी दिए हैं 1835 में। वो क्यों लिखी गई थी? क्योंकि जब ये डिबेट ओकर हुआ तो मैकॉले को बुलाया गया और इनसे एडवाइस ली गई कि संस्कृत, पर्शियन या फिर इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज एजुकेशन में यूज़ होनी चाहिए। तो मैकॉले का आंसर था इंग्लिश शुड बी यूज्ड। ठीक है, वो एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे इंटेलेक्चुअल पीपल क्रिएट करना चाहता था इंडिया में जो भले ही ब्लड और कलर से इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, मॉरल, इंटेलेक्ट, हर चीज़ में वो इंग्लिश बनाना चाहता था उनको। ठीक है, his arguments are English gives access to modern knowledge. He believed European science and literature were superior. English would modernize India. He wanted Indians to learn science, philosophy, history through English. Creation of an educated class. Famous statement है ये। Indian in blood and color, but English in taste, opinions, morals and intellect. इनका criticism of Macaulay. मैनी स्कॉलर्स बिलीव कि मैकॉले इंडियन ट्रेडिशनल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश। सही भी था। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक आते हैं एडवर्ड सैड। ही आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन ऑफन क्रिएटेड कल्चरल डोमिनेंस। फिर आता है वुड डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इंडियन एजुकेशन का, जो कि 1854 में आया था, क्योंकि ये एक कंप्लीट एजुकेशनल पॉलिसी प्रोवाइड कराता है। इसके रिकमेंडेशंस क्या थी? एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट एंड रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़। 1857 में आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी सबसे पहले। फिर टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस दिया गया था कि टीचर शुड बी प्रोफेशनली ट्रेंड एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज की जो प्राइमरी एजुकेशन है ना वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ जो आपकी है। लेकिन बाद में दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश भी
वर्नाकुलर लैंग्वेज भी, ठीक है। फिर आती है हंटर कमीशन 1882। ये इस्टेब्लिश की गई थी क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन था वो वीक था उस टाइम पे। इनकी रिकमेंडेशन थी एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड लोकल बॉडीज शुड मैनेज स्कूल्स। इम्पोर्टेंस क्या थी? हंटर कमीशन मेनली फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। फिर आती है सैडलर कमीशन 1917 टू 1919। इसने स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की प्रॉब्लम्स को, लेकिन जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी ना उससे सारी यूनिवर्सिटी में ही अफेक्ट पड़ा है। इनकी मेजर रिकमेंडेशन थी 12 ईयर स्कूलिंग कि बिफोर एंटरिंग यूनिवर्सिटी बच्चे को 12 ईयर स्कूलिंग होनी चाहिए। बेटर क्यूरिकुलम, यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड नॉट ओनली प्रिपेयर क्लर्क्स, ओके, टीचर एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। फिर आते हैं इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेजर प्रॉब्लम थी कि इंडिया हैड हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज। फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके लिए दो व्यूज़ आए, एक तो कि रिमूव इंग्लिश, कि इंग्लिश एक कॉलोनियल लैंग्वेज है तो इसको हटा दिया जाए, और कुछ आया कि इंग्लिश को रखो क्योंकि इंग्लिश हेल्प्स हायर एजुकेशन, साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो आफ्टर दैट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इन 1963 और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिस लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर आते हैं वाई इंग्लिश सर्वाइव्ड इन इंडिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के कारण, हायर एजुकेशन, ग्लोबल इम्पोर्टेंस, न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस तो इंग्लिश एक न्यूट्रल ब्रिज की जैसे एक्ट कर रही थी। इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, क्योंकि फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु कम्युनिकेटिंग विद अ स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब, विच लैंग्वेज? इन इंग्लिश, ऑफन यूज इंग्लिश, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि वाई इज English called a link language? Because it enables communication among speakers of different Indian language. फिर आता है पार्ट 2, इंडियन इंग्लिश, वर्ल्ड इंग्लिश एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज इंडियन इंग्लिश? Indian English refers to the variety of English spoken and written in India. It has developed unique vocabulary, pronunciation, grammar, expression, cultural references because of the influence of Indian language and culture. कि according to linguistics, Indian English is not wrong English. It is a legitimate variety of English. So how did Indian English develop? Because English came to India through British colonial rule. However, Indians adapted English according to Hindi, Bengali, Tamil, Punjabi, Marathi, Telugu, Gujarati and many other languages. As a result, Indian English became different from British English. बोलने का तरीका भी डिफरेंट है थोड़ा बहुत। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। इंडियन वोकेबलरी, मैनी वर्ड्स आर यूनिक टू इंडिया। For example, prepone means move an appointment earlier. For example, let's prepone the meeting. Batchmate, person from the same class or batch. Cousin, brother, widely used in India, but it is not common in British English. Cousin, sister. Eve teasing, time pass, activity done to pass time. We were just doing time pass. So this is not used in British English, okay. फिर आता है which of the following is an example of Indian English? Prepone, batchmate, eve teasing, time pass. Indian pronunciation, Indian languages influence English pronunciation. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रिटिश में अलग प्रोनाउंसिएशन है, तमिलनाडु साइड जाओगे तो उनकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन अलग है और हरियाणा साइड अलग है, ठीक है। इंडियन ग्रामेटिकल पैटर्न sometimes influenced by local languages. For example, do one thing, common in India, less common in British English. Cultural expression, Indian English reflects Indian culture. For example, नमस्ते, गुरु, आश्रम, योगा, कर्मा, इन वर्ड्स को हम सीधा का सीधा इंग्लिश में यूज़ ऐसे लिख देते हैं बस। These words have entered global English.
Indianization of English, the process through which English adapts to Indian culture and society. English is in India is not simply copied from Britain, it has become an Indian language in practice. Important scholars of Indian English are Braj Kachru 1932 to 2016. He developed theory of world Englishes and थ्री सर्कल मॉडल. इन्होंने थ्री सर्कल मॉडल दिए थे. वर्ल्ड इंग्लिश का मेन आइडिया है कि देयर इज़ नॉट जस्ट वन करेक्ट इंग्लिश. Different societies have developed their own varieties like British English, American English, Indian English, Australian English. All are legitimate forms of English. फिर आते हैं इनके थ्री सर्कल्स ऑफ इंग्लिश कि जो इनर सर्कल है ना उसमें तो वो कंट्रीज आती हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नेटिव स्पीकर्स हैं. इंग्लिश इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है. आउटर सर्कल में आते हैं जो कॉलोनियल हिस्ट्री के द्वारा इंग्लिश आई है उनकी countries where English developed through colonial history. For example, India, Pakistan, Singapore. इनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है. इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, यूज इन लैंग्वेज. इंडिया बिलोंग्स टू आउटर सर्कल. फिर आता है एक्सपेंडिंग सर्कल कि जो इंग्लिश को बस एज अ फॉरेन लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया. इनकी ना ही कोई कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है और इंग्लिश मेनली फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑनली. फिर इसको रिमेंबर कैसे रखें कि इनर सर्कल नेटिव इंग्लिश, आउटर सर्कल कॉलोनियल इंग्लिश और एक्सपेंडिंग सर्कल फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश. इंडिया बिलोंग्स टू विच सर्कल? आउटर सर्कल. यूएसए बिलोंग्स टू विच सर्कल? इनर सर्कल. चाइना बिलोंग टू विच सर्कल? एक्सपेंडिंग सर्कल. फिर आता है इंग्लिश एंड ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग ग्लोबल कनेक्शंस इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन. रोल ऑफ इंग्लिश इन ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंग्लिश बिकम ग्लोबल लैंग्वेज यूज इंटरनेशनली. अकेडमिक लैंग्वेज है, मोस्ट रिसर्च पब्लिकेशंस आर इन इंग्लिश. बिजनेस लैंग्वेज है, इंटरनेशनल कंपनीज यूज इंग्लिश. Technology language like computer science and IT heavily rely on English. English in higher education. In India, English is important because research, most academic journals use English. Universities, many universities teach through English. Competitive exam, many exams require English proficiency. फिर benefits क्या है English in India के? Global communication connects India with the world. Employment opportunity useful in IT, business, education, administration, access to knowledge, large amount of scientific knowledge is available in English. फिर आते हैं criticism of English dominance. Some scholars argue कि English में marginalized regional language. Important post-colonial thinker थे न्योगिबो. इनका फेमस वर्क है Decolonizing the Mind, 1986 में पब्लिश हुआ था. इनका मेन आर्ग्यूमेंट था कॉलोनियल लैंग्वेजेस कैन डोमिनेट इंडिजीनियस कल्चर्स. इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज. इंडिया हैज़ हंड्रेड ऑफ लैंग्वेज. इंग्लिश प्रोवाइड अ कॉमन मीडियम. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा एंड केरला में कम्युनिकेट थ्रू इंग्लिश. फिर आते हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी पढ़ा है. वर्ड इंग्लिश किस स्कॉलर ने दिया है? ब्रज बी कचरू. थ्री सर्कल मॉडल भी इन्होंने ही दिया है. इंडियन इंग्लिश, आउटर सर्कल नेटिव इंग्लिश, इनर सर्कल फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश, एक्सपेंडिंग सर्कल में है. तो ब्रज कचरू का कौन सा वर्क है? द इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश कब आया था? 1983 में. और द एल्केमी ऑफ इंग्लिश आया था 1986 में. इंडियन इंग्लिश फीचर्स क्या है? प्रीपोन, बैचमेट, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ईव टीजिंग, टाइम पास. कचरू का है वर्ल्ड इंग्लिश एंड थ्री सर्कल. इनर सर्कल में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. आउटर सर्कल में इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर. एक्सपेंडिंग सर्कल में चाइना, जापान, रशिया. इंग्लिश फंक्शंस इन इंडिया क्या है? लिंक लैंग्वेज है, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन में. फिर आते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. इसमें राइटर्स, वर्क्स, थीम्स के बारे में देखते हैं. तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्या है?
इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू लिटरेचर रिटन बाय इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। ये कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली फेज जो कि 1830 to 1900 है, इसमें टोरेजियो और तोरूदत्त ये फेमस राइटर हैं। फिर है नेशनलिस्ट फेज 1900 to 1947, इसमें श्री अरबिंदो घोष, सरोजनी नायडू और टैगोर के ट्रांसलेटेड वर्क्स आते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में मुल्कराज आनंद हैं, आर के नारायण हैं, राजा राव हैं। फिर कंटेम्प्रेरी फेज में सलमान रशीद, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय एंड विक्रम सेठ। फिर अब इनको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। हेनरी लुइस टोरेजो 1809 to 1831, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंडियन पोइट हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। किनको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? हेनरी लुइस विवान टोरेजो 1809 to 1831। ये एसोसिएट मूवमेंट से कौन सी से जुड़े हैं? यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हैं ये। इनका मेजर वर्क है टू इंडिया माई नेटिव लैंड। इसका थीम क्या था? पेट्रोइज्म का था, नेशनल प्राइड, कॉलोनियल लॉस। तो इसमें क्या है, जो पोइट जो इंडिया की जो ग्लोरी लॉस्ट हो गई है ना ब्रिटिश रूल के अंदर, उस पर मौन करता है और वो याद करता है इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट, और ऐसे विश करता है कि उसको रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, क्या थीम है इसमें? नेशनलिज्म और पेट्रोइटिज्म का। फिर आता है द हार्प ऑफ इंडिया। इसका थीम है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियाज़ लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ कंपेयर टू अ साइलेंट हार्प वेटिंग टू बी प्लेड अगेन। फिर नेक्स्ट राइटर है तोरूदत्त 1856 to 1877। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश है। ठीक है, इनका मेजर वर्क्स है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 में पब्लिश हुआ था। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें इंडियन मिथ्स और लीजेंड्स के बारे में बताया गया है। थीम है इंडियन मिथोलॉजी का और नेशनल आइडेंटिटी का और कल्चरल प्राइड का। इन्होंने कुछ फेमस पोएम्स भी लिखी हैं। सावित्री जो कि महाभारत की स्टोरी से ली गई है, लक्ष्मण जो कि रामायण पे बेस्ड है, आर कैजुअरीन फ्री ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। इसकी थीम है मेमोरी, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया। इसमें जो पोएट है वो अपने फ्रेंड का चाइल्डहुड रिमेंबर याद करता है, और जो ट्री है वो सिंबलाइज करता है मेमोरी और इमोशनल अटैचमेंट को। फिर आते हैं श्री अरबिंदो घोष 1872 to 1950। ये पोइट हैं, फिलोसफर हैं और नेशनलिस्ट हैं। इन्होंने ही मेजर वर्क सावित्री लिखा था जो कि एपिक पोएम है और ऑलमोस्ट 24,000 लाइन्स में लिखा गया है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश, स्टोरी बेस्ड ऑन महाभारत। कैरेक्टर हैं सावित्री का आइडियल वाइफ, सत्यवान हर हस्बैंड, यमा गॉड ऑफ डेथ। प्लॉट क्या था कि सत्यवान डाइज, सावित्री फॉलोज यमा एंड आर्ग्यूज फॉर हिज रिटर्न, एंड एट लास्ट हर डिवोशन डिफीट्स डेथ। इसमें थीम्स देखने को मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी, लव, ह्यूमन डेस्टिनी, ड्रीम फॉरवर्ड, डेथ। फिर आते हैं सरोजनी नायडू 1879 to 1949, नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू। इनके मेजर कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, द ब्रोकन विंग्ड 1917। इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम है प्लानिक बियरर्स। इसका थीम है ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। फेमस लाइन है लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग। ठीक है, फिर आते हैं द बिग थ्री ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हु आर नोन एज द बिग थ्री ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन? मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण। पहले देखते हैं मुल्कराज आनंद 1905 से 2004। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि ये सोशल रियलिस्टिक नॉवलिस्ट हैं। ये फोकस करते पुअर पीपल, दलित्स, लेबरर्स पे। इनका फर्स्ट वर्क है अनटचेबल 1935। इसमें मेन कैरेक्टर है बांका का जो कि एक यंग स्वीपर बॉय होता है और उसी की लाइफ पे ये होती है, पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है कि ही सफ़र्स ह्यूमिलेशन बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए अनटचेबल कास्ट। इसमें थीम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन डिग्निटी, कॉलोनियल इंडिया,
ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। फिर आती है कूली 1936। मेन कैरेक्टर है मुन्नो का, जो कि एक पुअर विलेज बॉय होता है और ये अलग अलग जगह पे काम करता है और हर जगह पे इसको एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है और वो पॉवर्टी के चलते मर भी जाता है। थीम्स ऑफ पोएट्री, एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास स्ट्रगल। फिर आता है टू लीव्स एंड अ बड, जो कि 1937 में पब्लिश किया गया था। इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन टी प्लांटेशन वर्कर्स। फिर आते हैं आर के नारायण 1906 to 2001, मोस्ट लव्ड इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। इन्होंने एक रीड की थी मलगुडी, जो कि एक फिक्शनल इन साउथ इंडियन टाउन है। इनका वर्क है फेमस स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। मेन कैरेक्टर है स्वामीनाथन, जो कि एक स्कूल बॉय है और ये स्वामी एंड इस फ्रेंड्स के एडवेंचर को ही शो करते हैं। थीम्स आते हैं चाइल्डहुड का, फ्रेंडशिप का एंड सोशल लाइफ। नेक्स्ट वर्क इज़ द गाइड 1958। इसके मेन कैरेक्टर हैं राजू, नोन एज द गाइड। ये गाइड करता है, टूरिस्ट गाइड होता है और लेट becomes involved with Rusi, later accidentally becomes a spiritual guru. Themes of identity, transformation, spirituality, appearance versus reality. राजू कौन था? द गाइड। फिर आती है मलगुडी डेज। इसमें 1943 में पब्लिश हुआ था। इसमें ये एक कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। इसमें ऑर्डिनरी लाइफ, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं राजा राव 1908 से 2006, मोस्ट फिलोसॉफिकल अमंग द बिग थ्री। इनका वर्क है कांतापुरा 1938 में पब्लिश हुआ था। विलेज कांतापुरा में शोज इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन मूवमेंट ऑन अ साउथ इंडियन विलेज। ये इसमें अचक्का होती हैं, एक ओल्ड वुमेन, जो ये सारी स्टोरी को नरेट करती हैं। थीम्स ऑफ नेशनलिज्म, गांधीयन पॉलिटिक्स और सोशल चेंज। नेक्स्ट वर्क है द सर्पेंट एंड द रोप 1960। इनके मेन कैरेक्टर हैं रामा स्वामी। थीम है सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ। सर्पेंट क्या सिंबलाइज करता है? इल्यूजन एंड रोप रियलिटी। जो मुल्कराज आनंद है वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स पे। और आर के नारायण एवरीडे लाइफ पे। राजा राव फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। हु इज़ नोन एज इंडियन इंग्लिश फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री? डेरोजियो। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू। ऑथर ऑफ सावित्री? श्री अरबिंदो घोष। बक्का बिलोंग्स टू अनटचेबल। मुन्नो बिलोंग्स टू कूली। राजू बिलोंग्स टू द गाइड। नरेटर ऑफ कांतापुरा? अचक्का। मलगुडी डेज क्रिएटेड बाय आर के नारायण। लॉन्गेस्ट इंग्लिश पोएम बाय एन इंडियन? सावित्री। अनटचेबल कब पब्लिश हुआ था? 1935 में। स्वामी एंड फ्रेंड्स भी 1935 में। कूली 1936 में। टू लीव्स एंड अ बड 1937। कांतापुरा 1938। मलगुडी डेज 1943। द गाइड 1958। द सर्पेंट एंड द रोप 1960। फिर आता है पार्ट 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले आते हैं सलमान रशीद, बोर्न इन 1947। वाई ही इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज इनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। ये पॉपुलराइज्ड बिकॉज ऑफ मैजिक रियलिज्म, हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन, पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव। इनके मेजर वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन पब्लिश्ड इन 1981, शेम 1983, द सैटेनिक वर्ड्स 1988, द मूर्स लास्ट सिंग 1995। तो मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में पब्लिश हुए थे। इसके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला 1981 में, बुकर ऑफ बुकर्स मिला 1993 में एंड बेस्ट ऑफ बुकर मिला 2008 में। इसमें मेन कैरेक्टर हैं सलीम सिनाई, जो कि एग्जैक्टली बोर्न हुए थे 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में, जो कि इंडियाज़ इंडिपेंडेंस का डे होता है। तो इसमें क्या था कि सलीम डिस्कवर दैट ऑल चिल्ड्रन बोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर ऑफ इंडिपेंडेंस possess मैजिकल पावर्स। इसमें थीम्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड मेमोरी, पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मैजिकल रियलिज्म, ये सब देखने को मिलता है। एंड सलीम कैरेक्टर खुद सिंबल है किसका? रिप्रेजेंट मॉडर्न इंडिया का। सलीम सिन्हा किस में है? मिडनाइट चिल्ड्रन में। शिवा सलीम्स राइवल। मैजिक रियलिज्म
क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिटी प्लस फैंटेसी, वेयर मैजिकल इवेंट्स आर ट्रीटेड एज नॉर्मल. ही इज एसोसिएटेड विद सलमान रशीदी. नेक्स्ट इज वर्क शेम 1983. थीम क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. मेन इशू क्या है? पावर, करप्शन, नेशनल आइडेंटिटी. नेक्स्ट वर्क है द सैटेनिक वर्स 1988. मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेल. थीम्स देखने को मिलते हैं माइग्रेशन, रिलीजन, आइडेंटिटी. फिर आते हैं अमिताभ घोष. नेक्स्ट राइटर हैं born in 1956, one of the most important contemporary Indian novelists. Why important? Because he combines history, migration, colonialism and globalization. इनके मेजर वर्क हैं द शैडो लाइन 1988, इन एन एंटिक लैंड 1992, द ग्लास पैलेस 2000, सी ऑफ पॉपीज 2008. इनका द शैडो लाइन इम्पॉर्टेंट वर्क 1988. इसमें थीम्स देखने को मिलते हैं नेशनलिज्म, बॉर्डर, आइडेंटिटी, मेमोरी. मेन आइडिया क्या है? नेशनल बॉर्डर्स आर ऑफन इमेजिनरी. तो क्वेश्चन बनता है विच नोवेल क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ नेशनल बाउंड्रीज? द शैडो लाइन. कब पब्लिश हुई थी? 1988 में. सी ऑफ पॉपीज 2008. ये ना एप्स ट्रायलॉजी का एक पार्ट है. ट्रायलॉजी क्या थी? सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर. थीम्स देखने को मिलते हैं कॉलोनिज्म, ओपियम ट्रेड एंड माइग्रेशन. नेक्स्ट राइटर हैं अरुंधति रॉय, बॉर्न इन 1961. इनका मेजर वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पब्लिश इन 1997. और 1997 में ही इनको बुकर प्राइज़ मिला था. ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसमें किसकी सिटिंग्स मिलते हैं? केरला के. मेन कैरेक्टर हैं इस्ता, राहील जो कि ट्विंस होते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वेल्यूथा जो कि अनटचेबल कारपेंटर हैं. इसमें थीम्स ऑफ कास्ट, जेंडर, चाइल्डहुड, फैमिली एंड लव मिलते हैं. इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लव फ्लोज, रूल्स डिसाइडिंग हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच. फिर आते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है वेल्यूथा बिलोंग्स टू द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. आज अब क्या होता है कि वर्क्स के कैरेक्टर्स को पूछ लिया जाता है. फिर आते हैं विक्रम सेठ, बोर्न इन 1952. मेजर वर्क है द गोल्डन गेट, पब्लिश्ड इन 1986. नोवेल इन वर्स, सूटेबल बॉय 1993. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. इसका मेन कैरेक्टर है लता मेहरा जो कि प्लॉट क्या होता है? जो लताज मदर होती है वो वांटेड अस फाइंड अ सुटेबल हस्बैंड फॉर हर डॉटर. थीम्स ऑफ मैरिज, फैमिली, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिक्स. ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल इन इंग्लिश है. कौन सी? अ सुटेबल बॉय, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल इन इंग्लिश. फिर आते हैं शशि थरूर, बोर्न इन 1956. इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द ग्रेट इंडियन नॉवल, पब्लिश्ड इन 1989. सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्होंने महाभारत को रीराइट किया था मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में. थीम क्या है? पॉलिटिक्स, सटायर, मिथोलॉजी. नेक्स्ट राइटर है किरण देसाई, बोर्न इन 1971. इनका मेजर वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, पब्लिश्ड इन 2006 और इसके लिए बुकर प्राइज़ भी मिला था. थीम्स ऑफ माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी और कल्चरल एलिनेशन. बुकर प्राइज़ 2006 में कब किसको दिया गया था? किरण देसाई को दिया गया था. ठीक है. फिर आते हैं अरविंद अटेका, बोर्न इन 1974. इनका मेजर वर्क है द वाइट टाइगर 2008. इसके लिए बुकर प्राइज़ भी उनको मिला था 2008 में ही. मेन कैरेक्टर हैं बलराम हलवाई जो बलराम राइजेस फ्रॉम पॉवर्टी टू बिकम अ बिजनेसमैन. थीम्स ऑफ क्लास इनइक्वालिटी, करप्शन, कैपिटलिज्म और मॉडर्न इंडिया. ठीक है. इम्पोर्टेंट बुकर प्राइज़ विनर कौन है? सलमान रशीदी. किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन इन 1981. अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997. किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज 2006. अरविंद अटीगा द वाइट टाइगर 2008. फिर कैरेक्टर एंड वर्क सलीम सिनाई, मिडनाइट चिल्ड्रन, शिवा, मिडनाइट चिल्ड्रन, एस्ता एंड रहेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि ट्विंस हैं. वेल्यूथा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अनटचेबल कारपेंटर. लता मेहरा अ सूटेबल बॉय, बलराम हलवाई द वाइट टाइगर. थीम्स
देख लेते हैं कि मैजिकल रियलिज्म से कौन जुड़े हैं। सलमान रशीदी, नेशनल आइडेंटिटी भी और बॉर्डर्स एंड मेमोरी अमिताभ घोष, कास्ट सिस्टम अरुंधति रॉय, मैरिज एंड सोसाइटी विक्रम सेठ, माइग्रेशन अनीता देसाई, किरण देसाई, क्लास इनइक्वालिटी अडिगा। हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन? सलमान रशीदी। हु इज़ सलीम सिन्हाई, प्रोटेगनिस्ट ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन? बुकर प्राइज 1997 किसको मिला था? अरुंधति रॉय को। वेलुथा बिलोंग्स टू द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑथर ऑफ द शैडो लाइन अमिताभ घोष। ऑथर ऑफ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। बलवान हलवाई बिलोंग्स टू द वाइट टाइगर। बुकर प्राइज 2008 अरविंद अडिगा। डेरी जो कौन है? किस क्या वर्क लिखा है डेरिजो ने? द हार्प ऑफ इंडिया 1827। तोरूदत्त एंशियंट बैलेड्स 1882। श्री अरबिंदो घोष सावित्री, इसका 1950 में फाइनल वर्जन आया था। आनंद अनटचेबल 1935। आर के नारायण द गाइड 1958। राजा राव कांथापुरा 1938। सलमान रशीदी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981। अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स 1988। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय 1993। देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोस 2006। अडिगा द वाइट टाइगर 2008। अब PYQs और MCQs देख लेते हैं। Who is regarded as the father of Indian English poetry? डेरिजो। क्यों? क्योंकि इनको फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं और ये यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। द हार्प ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय डेरिजो। द पोएम मोर्न्स द डिक्लाइन ऑफ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। टू इंडिया माई नेटिव लैंड एक्सप्रेसेस nationalism. The poem reflects patriotic feelings and India's lost glory. Which work was written by Torudutt? Ancient Ballads and Legends of Hindustan. Are Casuarina trees associated with Torudutt? Memory, friendship and nostalgia. Who wrote Savitri? Shri Aurobindo Ghosh. Savitri is based on Mahabharata. Which character defeats death through devotion? Savitri. Sarojini Naidu is known as Nightingale of India. The Golden Threshold was published in 1905. Which novelist wrote Untouchable? Mulk Raj Anand. Who is the protagonist of Untouchable? Baka is a young sweeper boy facing caste discrimination. Which themes dominate Untouchable? Untouchability. Muno is the protagonist of Coolie. Coolie mainly deals with exploitation of the poor. Who created Malgudi? R.K. Narayan. Malgudi is a fictional town. The protagonist of the guide is Raju. Raju transforms into saint and guru. Which novel explores Gandhian nationalism? Kanthapura. Who wrote Kanthapura? Raja Rao. Narrator of Kanthapura is Achakka. Which novelist is considered the most philosophical among the big three? Raja Rao. Who wrote Midnight Children? Salman Rushdie. Salim Sinai is the protagonist of Midnight Children. Salim Sinai was born on 15 August 1947 at midnight on Independence Day. Midnight Children uses magic realism. Booker Prize winner in 1997 Arundhati Roy, who won the God of Small Things. Velutha belongs to the God of Small Things. Asta and Rahel are twins. किसमें? The God of Small Things. बाका का कैरेक्टर किसमें देखने को मिलता है? अनटचेबल में। मोनो कूली, राजू द गाइड, अचक्का कांथापुरा, सलीम मिडनाइट चिल्ड्रन, वेलूथा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड ईस्टा एंड रहेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बलराम हलवाई द वाइट टाइगर। डेरोजियो का फेमस वर्क है द हार्प ऑफ इंडिया। तोरूदत्त का फेमस वर्क है आर सेजुरा श्री अरबिंदो घोष का सावित्री, आनंद का अनटचेबल, नारायण द गाइड, राजा राव कांतापुरा, रशीदी मिडनाइट चिल्ड्रन, अमिताभ घोष द शैडो लाइन, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन assertion and reason कि India English is a recognized variety of English and Indian English has its own vocabulary and cultural expression। ठीक है कि इंडियन इंग्लिश वेराइटी ऑफ इंग्लिश है
और इंडियन इंग्लिश हैज़ इज ओन वोकेबलरी एंड कल्चर एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है। इंडियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर एंड एक्सेप्टेड अंडर ब्रिज कचरूज कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस, ठीक है। फिर आता है वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ कम्प्रीहेंसिव एजुकेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया, ठीक है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन मेनली फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नो, हंटर कमीशन तो प्राइमरी एजुकेशन पे था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर है इंडिया बिलोंग्स टू द आउटर सर्कल इन कचरूज मॉडल, हाँ ठीक है, क्योंकि इंग्लिश केम टू इंडिया थ्रू कॉलोनियल हिस्ट्री। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग, मुल्क राज आनंद का है अनटचेबल, नारायण का द गाइड एंड राजा राव का कांतापुरा। कैरेक्टर, बाका का कैरेक्टर किस में है, अनटचेबल में है, राजू का द गाइड में है और सलीम का मिडनाइट चिल्ड्रन में है, ठीक है। फिर आते हैं सलमान रशीदी का कौन सा वर्क है, मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय का द कोड ऑफ स्मॉल थिंग। अमिताभ घोष का द शैडो लाइन्स। चार्टर एक्ट कब आया था, 1813 में। मैकॉले मिनट कब आया था, 1835। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854। फिर आते हैं अरेंज इन क्रोनोलॉजी, चार्टर एक्ट, पहले चार्टर एक्ट आया था 1813 में, फिर मैकॉले मिनट आया 1835 में, वुड डिस्पैच 1854 एंड हंटर कमीशन 1882। अनटचेबल, इनको भी क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। पहले अनटचेबल, ठीक है, 1935, कूली 1936, कांतापुरा 1938 एंड द गाइड इन 1958। फिर अरेंज क्रोनोलॉजिकली, Midnight Children 1981, The Shadow Lines 1988, A Suitable Boy 1993, The God of Small Things 1997. Which commission emphasized primary education? Hunter Commission. Which commission focused on university education? Sadler Commission. Macaulay Minute was written in 1835. Who wrote Macaulay Minute? Macaulay. Which document is called Magna Carta of English Education? Wood Dispatch. Which educational policy first allocated funds for education? Charter Act. How much money was allocated under Charter Act? 1 lakh. Which educational event occurred first? Charter Act. Which educational event occurred last? Official Language Act, जिसमें इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। Who proposed the 3 circle model? ब्रज कचरू. India belongs to outer circle. Which country belongs to the inner circle? United Kingdom. Which country belongs to the expanding circle? China. World Englishes किसने दिया था, ब्रज कचरू ने दिया था। और which one of the following is an example of Indian English? Prepone. Which is not an example? Sidewalk. Batchmate, prepone, eve teasing, time pass, ये सब इंडियन इंग्लिश के एग्जाम्पल हैं। Who founded the Asiatic Society? William Jones. In which year? In 1784. Which group supported Sanskrit and Arabic education? Orientalist. Which group supported English education? Anglist. Who among the following was an Orientalist? William Jones. Who among the following was an Orientalist? William Jones. Who among the following was an Anglist? Macaulay. Who is known as the father of Indian English poetry? Derrida. Nightingale of India, Sarojini Naidu. Longest English poem by an Indian writer? Savitri. Who wrote Savitri? Sri Aurobindo Ghosh. Which novel is narrated by Achaka? Kantapura. Which novel won the Booker Prize in 1981? Midnight Children. Which novelist is associated with magic realism? सलमान रशीदी. बाका अनटचेबल नोवेल में कैरेक्टर है मोनो कूली के, राजू द गाइड, अचक का कांतापुरा, सलीम सिनाई मिडनाइट चिल्ड्रन, बेलूथा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बलराम हलवाई द वाइट टाइगर, चार्टर एक्ट फर्स्ट एजुकेशनल ग्रांट, मैकॉले मिनट इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस था, वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन, हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस, सैटलर कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे फोकस। फिर क्वेश्चन है हु ट्रांसलेटेड क्लासिकल तमिल पोएट्री इनटू इंग्लिश? A.K. Ramanujan. He was a famous translator, poet, folklorist and scholar.
इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं स्पीकिंग ऑफ शिवा 1973, पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर 1985, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया 1991। फिर क्वेश्चन है 300 रामायण was written by Ramanujan, a famous essay discussing multiple versions of Ramayana tradition. फिर क्वेश्चन है which scholar is associated with translation studies and post-colonial theory? Spivak, Gayatri Chakravarti Spivak. Who translated Mahashweta Devi's imaginary map? Spivak. Next question is translation is important in India because India is a multilingual society. सही है. Which novel won the Booker Prize in 1997? The God of Small Things. Who won the Booker Prize for The God of Small Things? Arundhati Roy. Balram Halwai is the protagonist of The White Tiger. Which novel won the Booker Prize in 2008? The White Tiger. Who wrote The White Tiger? Arvind Adega. Booker Prize winner in 2006. Desai. Kiran Desai won for The Inheritance of Laws. Which novel explores migration and globalization? The Inheritance of Laws. Who wrote A Suitable Boy? Vikram Seth. The protagonist of A Suitable Boy is Lata Mehra.